है बनारस के घाट और बनारस की घाट और यहाँ पे अगर हम आपको थिएटर के दो ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटी से मिलाएं तो क्या बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बनारस के दो ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटी जो थिएटर जगत से बिलोंग करते हैं और आइए इन्हीं से बात करते हैं कुछ और रोचक बातें थिएटर के बारे में। मैं शिवंकर पाठक संस्कृत नाटकों का प्रयोग करता हूँ। आप सर? मेरा नाम जयदेव दास है और मैं आधुनिक हिंदी रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। एक प्रश्न मुझे शिवंकर जी से पूछना है, क्योंकि शिवंकर इस समय पूरे भारत में एकदम युवा संस्कृत नाटकों का निर्देशक है और बहुत बड़ी विरासत उनको मिली हुई है। के.डी. त्रिपाठी सर का, पनिक्कर सर का, भूमिकेश्वर सर का और भी सर का। तो इन्होंने बहुत लंबा एक दौर देखा भी है और खुद किया है और अभी खुद वो प्रयोग में आए हैं। हालांकि इनकी उम्र बहुत कम है, हम लोग की बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन हमें जो ये पूछना है कि नाट्यशास्त्र में किसी भी नाटक को प्रयोग में लाने का अपना एक तरीका है, जिसमें सबसे पहले जर्जर पूजा होती है, फिर उसके बाद पूर्व रंग होता है, पूर्व रंग के बाद सूत्रधार आता है, सूत्रधार के बाद स्थापना होती है, फिर नाटक आगे बढ़ता है और पांचों बिंदुओं को पूरा करता है। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, इसको संपन्न करने के बाद भरत वाक्य आता है। ये बहुत एक सिस्टमेटिक मेथड है, इसी पे काम होता है। मेरा सवाल बस इतना है कि हम जो उसमें बोलते हैं वाचिक कला में आते हैं तो वो संस्कृत बोलते हैं, ठीक। लेकिन आंगिक में जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, क्या वो संस्कृत निष्ठ है या किसी लोक कला को आपने प्रयोग किया? बहुत सही कहा। यही मैं भी बहुत साल से सोचता हूँ कि किसी संस्कृत नाटक को करने के लिए किसी फॉर्म को लेना ज़रूरी क्यों है। मैं हमेशा से ही सोचता रहा हूँ, किसी भरतनाट्यम में करेंगे, कथक करेंगे, छऊ में करेंगे, कुडियाट्टम में, हम किसी में क्यों करें, किसी फॉर्म को लेकर क्यों करें। जब नाट्यशास्त्र ये ग्रामर खुद ही लिख दिया गया है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए ये चाली का प्रयोग किया जाएगा, तो आप उस चाली प्रयोग कीजिए। खुद ही अगर आप नृत्य में जाएंगे, किसी नृत्य फॉर्म को लेकर करते हैं तो फिर वो नृत्य हो जाएगा। नृत्य और नाट्य में और लोक लेंगे, आप यक्षगान लेंगे, मयूरभंज लेंगे, पुरुलिया लेंगे, करले लेंगे, सारे लोग हैं। मेरा बस प्रश्न ये है, ये कौतूहल भी है कि कहा जा रहा है एक लोक होता है, क्योंकि आप कुछ भी करें अगर कुछ नहीं जानते तो वो लोक कहलाता है। अब जब इसको परिष्कार, मतलब इसमें व्याकरण संबंध चीज़ें आती हैं, इसका मतलब उसको आप परिष्कार करें। जैसे एक पत्थर है, पत्थर को आप तराश कर उसमें से मूर्ति निकालेंगे, जो मूर्ति निकालेंगे वो संस्कृत कहलाएगी, क्योंकि आपने उसका संस्करण किया है। पहले वो पत्थर था, आपने संस्करण किया है ना, तो पहले वो लोक था, लोक से फिर आपने उसका संस्कृत कर दिया। तो फिर ये कहना है कि जब वो संस्कृत हो चुका है तो लोक का माध्यम आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कलरीपयट्टू लोक है, ठीक, लोक कला में आता है। मयूरभंज लोक कला में आता है, छऊ का ही एक अंग है, पुरुलिया, हाँ, सब लोक कलाओं का ही ये। तो आप एक तरीके से भ्रांति ही फैला रहे हैं। भले ये गुरुजन हैं, हम उन्हें सम्मान देते हुए पूछते हैं, लेकिन हमारे बाद का जनरेशन सोचेगा कि ऐसे ही संस्कृत नाटक होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। संस्कृत नाटकों में, नाट्यशास्त्र में बड़े बेहद रूप से जब बताया गया है तो उसमें आंगिक के बारे में अच्छे से बताया गया है, क्योंकि आप 8वें चैप्टर से शुरू करके 14वें चैप्टर तक जब आएंगे तो पूरा उसमें 6 चैप्टरों में आंगिक ही बताई गई है। 13 तरह के सर के सिर्फ वो हैं, आकार है, 36 तरह की आंखें हैं बताई जा रही हैं, गाल तक का वहाँ पे एक्टिंग बताया जा रहा है कि आप क्या करेंगे तो उससे क्या रस आएगा, एकदम अच्छे से बताया जा रहा है। एक नायक कैसे पैदल चलेगा, बैठेगा, उठेगा, सारा वहाँ पे दिया हुआ है। वहाँ पे नायिका भेद तक दिया हुआ है, नायक कैसे होते हैं वो भी दिया हुआ है। तो डिटेल बहुत है। सिर्फ ये लोग जो कहते हैं हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं और थियोरी को नहीं मानते हैं, तो मेरा कहना है कि वो थियोरी नहीं है। जो काम आप ऐसे ही करेंगे और उसको करते सही जगह पे पहुंचते हुए 10 साल लगेगा, आप एक बार करते हुए आप अगर उसको थियोरी को पढ़ लेंगे ना तो वो जल्दी आप कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। तो शिवंकर ने थियोरी को अच्छे से समझा है और उसको प्रैक्टिकल किया। उसके पास प्रश्न भी आए हैं, अभी भी उन्होंने खुद भी बोला कि क्यों ये करेंगे। तो बड़ा मौलिक सा प्रश्न है कि आप मैं किस फॉर्म में कर रहा हूँ, मैं कलरीपयट्टू को इसमें इस्तेमाल किया हूँ, तो क्यों करना पड़ा है? कारण युद्ध जब होगा, युद्ध कला में हमारा कलरीपयट्टू काम आता है।
तो युद्ध कला को स्थापित करने के लिए आप ले सकते हैं, वो प्रयोग तौर पर सही है, लेकिन उसको अगर आप स्थापित करना शुरू कर दें, जो कि पिछले कई दशकों से स्थापित ही आ चुकी है कि आप संस्कृत नाटक में एक फॉर्म को घुसेड़ दे रहे हैं, वही संस्कृत नाटक बन तो जाता है। हाँ, क्यों नाटक को लाना चाहूँगा, इन्होंने उस फॉर्म को नहीं लिया, उन्होंने इस फॉर्म को ही नहीं लिया। बहुत सुंदर दृश्य है उसमें, एक चित्र का दृश्य था, उन्होंने उसको चित्र अभिनय को सामने ले आए, मतलब जो चित्र दिखाया जा रहा है उसको चित्रपट में उन्होंने दिखाया। तो ये दिखाने का तरीका है। उन्होंने सभा में भीष्म आ रहे हैं, मातुल आ रहे हैं, तो उन्होंने इशारे से दिखाया, म्यूजिक के थ्रू बजा के। म्यूजिक के थ्रू दिखाया। लेकिन यहाँ पे मुझे कहना भी है कि प्रकाश संयोजन यहाँ पर आप सोच सकते थे, क्योंकि ये कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उस कैरेक्टर का रंग क्या होगा। जैसे अगर हम भीष्म की बात करें तो हमें पता है कि वो वाइट है, तो आप वहाँ पे वाइट का एक जर्नी करवा सकते हैं, जिससे समझ में आया कि कोई कैरेक्टर वहाँ से जर्नी करके आया, गुजरा। ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात, मैं एकदम साधुवाद देता हूँ कि हमारे नाटक, संस्कृत नाटक 2 घंटे 2.5 घंटे के होते हैं। शिवंकर पाठक जी का इसलिए अच्छा है कि उन्होंने 45 मिनट 50 मिनट कर दिया। ये बहुत बड़ा साधुवाद है, क्योंकि आज क्या ये भागम भाग दौड़ में हमें लंबे नाटकों को थोड़ा सा एडिट करने की आवश्यकता है। और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि इसको कहते हैं कि मैं जितना जानता हूँ, ज़रूरी नहीं कि वही ख़त्म है, जो भी आने वाले गुणी आएंगे ये अपने देश काल के अनुसार इसको संस्कृत करते जाएंगे, संस्करण देते जाएंगे। तो इसके लिए मैं पाठक जी को बार बार साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने दर्शक मन को समझा, कि उनका एक कॉम्पैक्ट टाइम था, उन्होंने 50 मिनट में नाटक को ख़त्म कर दिया। ये बहुत अच्छा किया। दूसरी चीज़ है, इन्होंने अतिशयोक्ति चीज़ों को नहीं भरमाया। इनके पास 4 कैरेक्टर थे, इन चारों कैरेक्टर को ही उन्होंने स्थापित किया, जिसमें दुर्योधन थे। बाकी चीज़ों को दूसरे निर्देशक होते तो उन चीज़ों को लाने की कोशिश करते, क्योंकि भीष्म को लाते, इनको लाते, सभा लगाते। उन्होंने वो नाटक इस तरह लिखा ही नहीं गया है। मुझे लगता है पूरे संस्कृत साहित्य में ऐसा नाटक ही नहीं है, इतना लंबा कोई नहीं है, फिर भी है। तो ये बहुत अच्छा है। मेरा कौतूहल इसमें एक बढ़ गया है कि रूपक होते हैं हमारे यहाँ, मतलब नाटकों के भी भेद हैं। नाटक उसमें से एक, ठीक है, उसमें प्रकरण आता है, उसमें व्यायोग आता है, प्रहसन आता है, डिम आता है, विथि हो गया, यहाँ मृग हो गया, ऐसे 10 प्रकार हैं। तो मैं चाहता हूँ शिवंकर पाठक जी को आगे की हमसे आशाएं बहुत बनी हुई है। आप ये 10 फॉर्म को हो सके तो 10 नहीं हो पाएगा, कम से कम 5 फॉर्म को दिखा दें कि नाटक क्या होता है, और प्रकरण क्या होता है, डिम्ब क्या होता है, भांड क्या होता है। और मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आप एक और प्रयोग करें, कि संस्कृत में एक एकल अभिनय भी करके दिखाएं, कि जैसे आपने कल एक चरित्र को आपने दिखाया, आप किसी को न लाते हुए खुद उस पर एक बार करके प्रयोग, तो प्रयोग एक नया होगा, लोग अपने आप से जुड़ेंगे। और आपका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम स्टेज या प्रेक्षागृह में ऑडियंस को लाने की बजाय हम ऑडियंस के पास जाकर काम करें, भले ही उसमें 10 लोग मिले, 20 लोग मिले, उनके सामने करें। और एक मैं आपसे आग्रह करूंगा कि डायलॉग को दृश्यबंध में ऐसे बांध दे कि वो डायलॉग उनको लगे कि समझ में आ गया। तो वो भाषा फिर, वैसे भी थिएटर की कोई भाषा है नहीं, वो थिएटर अपने आप में भाषा है, लोगों को समझ में आती है। जैसे फिल्म हम अगर अच्छी लग गई तो फिर हम ये नहीं कहते कि रशियन फिल्म थी, हम ये नहीं कहते हैं कि ये कनाडियन फिल्म थी। हाँ, फिल्म की भाषा ही हमें समझ में आ गई, क्योंकि जापानीज़ भाषा की फिल्में भी हम लोग देख रहे हैं, तो थिएटर भी क्यों नहीं देखेंगे। तो संस्कृत को लोगों तक, ये जो हमारे संस्कृत के गुरुजन हैं, उन्होंने ये भी काम किया है कि इसको एकदम देवतुल्य ही बना दिया है, तो आम लोगों से एकदम दूर हो गया।